चाहता हूं कि लोग समझें हो क्या रहा है। ब्राह्मण भारतीयों की कीमत पर मुनाफाखोरी कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि ये बंद हो। ये किसी भारत के नेता का स्टेटमेंट नहीं है, न ही किसी भारतीय विपक्ष का स्टेटमेंट है। ये स्टेटमेंट है अमेरिका से आया हुआ, अमेरिकन व्हाइट हाउस से स्टेटमेंट आया है। अब अमेरिका की सरकार भारत के सोशियो पॉलिटिक्स में सीधे हस्तक्षेप कर रही है और उस हस्तक्षेप की लैंग्वेज को आप समझिए। जिस तरीके से भारत में विपक्ष है, कास्ट को लेकर पॉलिटिक्स करती है, कास्ट को लेकर इक्वेशन गढ़ती है, उसी इक्वेशन के तहत अमेरिका भारत पर आरोप लगाना शुरू कर रहा है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज फॉर नेशन और बात पते की। अपने इस कार्यक्रम में हम इस बात को डिकोड करने की कोशिश करेंगे कि अमेरिका की तरफ से अगर यह बयान आया है तो इसके मतलब है क्या। पीटर नवारो एक व्यक्ति हैं जो इकोनॉमिस्ट माने जाते हैं। उनको कहा जाता है आर्किटेक्ट ऑफ टैरिफ पॉलिसी, उनको कहा जाता है इंजीनियर ऑफ टैरिफ पॉलिसी। ये बिजनेस एडवाइजर है व्हाइट हाउस के। इनकी पहचान है डोनाल्ड ट्रंप के लॉयल होने की और करीबी होने की। इनका यह मानना है कि भारत की अपनी टैरिफ पॉलिसी बहुत ज्यादा है, बहुत हाई है, लिहाजा अमेरिका अब जैसे को तैसा पर चल रहा है और जितनी टैरिफ पॉलिसी, जैसी कड़ी टैरिफ पॉलिसी भारत की है वैसी ही कड़ी टैरिफ पॉलिसी अमेरिका भी अपनी तरफ से इंपोज करेगी। ये बात सीधे सीधे सरल लगती है, ऐसा हो सकता है। हर देश को अधिकार है टैरिफ अपने हिसाब से टैरिफ पॉलिसी इंपोज करने की, लेकिन अपनी टैरिफ पॉलिसी को जस्टिफाई करने के लिए ये वही टैरिफ पॉलिसी है जो अमेरिकी अपील न्यायालय में ये टैरिफ पॉलिसी खारिज हो चुकी है। उस खारिज पॉलिसी को जस्टिफाई करने के लिए पीटर नवारो ने जिस तर्क का सहारा लिया है, वो तर्क ऐसा लगता है कि भारत का भी एक साधारण सा, बहुत विपक्ष के किसी सतही नेता का सतही बयान है। उनका कहना है कि भारत रूस से क्रूड ऑयल सस्ती कीमत पर लेता है, प्रोसेस करके इसको महंगी कीमत पर, ऊंची कीमत पर दुनिया को बेचता है। इससे भारत के ब्राह्मण को मुनाफाखोरी कर रहे हैं। ये तर्क भारत के किसी भी इकोनॉमिस्ट के समझ से परे है। ये तर्क भारत के किसी सोशल इंजीनियर के समझ से परे है कि इस तरीके से अगर जो क्रूड ऑयल इंडियन ऑयल कंपनीज खरीद रही है और खरीद कर बेच रही है, तो इससे ब्राह्मण विशेष को कैसे फायदा हो जा रहा है। ये राजनीतिक बयान और देश के विपक्ष के नेताओं के राजनीतिक बयान को अगर समझें तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि अमेरिका और भारत के विपक्ष के नेताओं का जो बयान होता है, आज की तारीख में दोनों एक सीढ़ी पर, एक पायदान पर खड़े दिख रहे हैं। यह बयान उस समय आया है जब प्रधानमंत्री चीन की यात्रा पर हैं, एससीओ की मीटिंग में है और पूरे विश्व को लेकर एक नया समीकरण गढ़ा जा रहा है। बौखलाया हुआ अमेरिका भारत, रूस और चीन की दोस्ती से हकलान है, लिहाजा वो भारत के आंतरिक राजनीति में अपने शब्दों के सहारे घुसने की कोशिश कर रहा है और भारत की आंतरिक राजनीति को हिलाने की कोशिश कर रहा है। हम उनके इस बयान की पड़ताल में इस बात को समझने की कोशिश करने लगे कि भारत के व्यापार जगत में ब्राह्मणों की स्थिति है क्या। उससे पहले आप इस बात को समझिए कि भारत के बाहर वेस्टर्न कंट्रीज के जो टॉप कंपनियां हैं, उसके टॉप लीडर्स में इंडियंस हैं और उन इंडियंस में ब्राह्मणों की संख्या अधिक है। लेकिन वहीं हम देश के अंदर की टॉप कंपनियों को जब खंगालते हैं तो उसमें ब्राह्मणों की संख्या कहीं दूर दूर तक नहीं दिखती है। देश का व्यापार जगत चाहे छोटे स्तर का हो या बड़े स्तर का हो, अगर इसमें बोलबाला किसी समुदाय विशेष का है तो वो परंपरागत रूप से व्यापार करने वाली जातियों का बोलबाला है, पारसी समुदाय का बोलबाला है। दूसरा किसी भी समुदाय का हस्तक्षेप है तो वो ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। हां, ब्राह्मणों का एक क्षेत्र विशेष में वर्चस्व है, शिक्षा, ज्ञान और कानून। ये रिकॉर्ड कहता है, ये रिसर्च कहता है कि शिक्षा, ज्ञान और कानून के मसले में ब्राह्मण
इंडिया के अंदर में लीडिंग कैपेसिटी में है। लेकिन जहां तक व्यापार जगत का सवाल है, जहां तक भारत के अर्थव्यवस्था पर कंट्रोल करने का प्रश्न है, उसमें ब्राह्मणों की स्थिति दूर दूर तक ऐसी नहीं दिखती है। विदेशी कंपनियों के विदेश स्थित कंपनी में टॉप लीडर पर भारत के लोग हैं, वो भी वहां पर टॉप लीडर में है, मतलब कि कर्मचारी है, ना कि उसके ओनर हैं। सीईओ होना भी ओनर होने का प्रमाण नहीं होता है। सीईओ होना सबसे वरिष्ठ कर्मचारी होने का प्रमाण होता है। लेकिन अगर पीटर नवारो इस तरीके के बयान को दे रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि पीटर नवारो कहीं ना कहीं विपक्ष के मुंह में एक ऐसा हथियार डालने की कोशिश कर रहे हैं, जिस हथियार के तीखापन को समाज बड़ी आसानी से स्वीकार कर लेगा, और जब उस तीखापन को डिकोड करने की कोशिश होगी तो पता चलेगा कि इसमें मिर्च तो कहीं थी ही नहीं। सामाजिक स्थिति में ब्राह्मणों की संख्या ओवरऑल 5% के आसपास मानी जाती है। कुछ एक प्रदेश में ये 8 से 10% के आसपास में। उत्तराखंड में कहा जाता है कि सर्वाधिक ब्राह्मणों का कंसंट्रेशन है। लेकिन देश के व्यापार जगत में फोर्ब्स की एक रिपोर्ट है, फोर्ब्स की रिपोर्ट की चर्चा करें उसके पहले एक मैगजीन है द इकोनॉमिस्ट, 2022 में इसने ब्राह्मणों के ऊपर एक आर्टिकल छापा था। उस आर्टिकल में इस मैगजीन के अनुसार इसका कहना यह था कि ब्राह्मण दिमाग बड़ी तेजी से पश्चिमी कंट्रीज की ओर पलायन कर रहा है, और उसके पीछे की वजह यह है इंडिया की जो वो रिजर्वेशन पॉलिसी है, उसको इस मैगजीन ने जिम्मेदार ठहराया है। लेकिन ब्राह्मण दिमाग पलायन करने का मतलब यह नहीं होता है कि ब्राह्मण पूंजी पलायन कर रहा है। अनादिकाल से साहित्य ब्राह्मणों के बारे में यही लिखता रहा कि एक गरीब ब्राह्मण था। ऐसी स्थिति में पीटर नवारो का यह कहना कि मैं यह चाहता हूं कि क्या हो रहा है लोग समझें, ब्राह्मण भारतीय लोगों की कीमत पर मुनाफाखोरी कर रहे हैं और हम इसे बंद करना चाहते हैं। इस बयान को सुनिए, समझिए, और उसके बाद विपक्ष के उस बयान को समझिए जहां पर यह कहा जाता है कि हम चाहते हैं कि देश की सर्वाधिक संपत्ति जो है वो बहुजनों के बीच में हो। इन दोनों स्टेटमेंट के बीच में कुछ ना कुछ बैलेंस दिखता है। ये एक तरीके से अमेरिका का भारतीय डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में हस्तक्षेप करने का इरादा दिखाता है और हस्तक्षेप करने का तरीका दिखाता है। पीटर नवारो के इस स्टेटमेंट को डिकोड करना इसलिए जरूरी था कि आप ये समझ सकें कि पीटर नवारो अगर बोल रहे हैं तो इसके पीछे बात पते की है क्या, और विपक्ष अगर बोल रहा है, अगर जो सामाजिक राजनीति को लेकर विपक्ष इस तरीके की बयानबाजी करता है, तो इसको भी कायदे से समझिए कि विपक्ष के इस बयानबाजी को हवा मिल कहां से रहा है। बात पते की में आज हम पीटर नवारो को डिकोड कर रहे थे। अगली बार किसी और ऐसे ही खबर को डिकोड करने की कोशिश करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि जो कहा जा रहा है उसका क्या मतलब है और बात पते की है क्या। धन्यवाद।